आपको थोड़ा बहुत फाइंड किया था कंजर्वेशन। अगर मैं दो डिफरेंट कोलाइड, हाँ बोलिए। आपकी वॉइस बहुत कट रही एक मिनट। हेलो, अब आ रही सही से? आलिया, है। यस सर। तो हमने लास्ट क्लास में डिफाइन किया था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अगर मेरे पास कोई फोर्स एक्सटर्नल उस पर्टिकुलर सिस्टम पे एक्ट ना करता हो, तब मोमेंटम बिफोर कोलिशन एंड मोमेंटम आफ्टर कोलिशन आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो उसके बेस पे मैंने एक रिलेशन लिखाया था। अगर मेरे पास इनिशियल मोमेंटम किसी दो डिफरेंट बॉडी के लिए, तो m1u1 प्लस m2u2, एंड फाइनल अगर आफ्टर कोलिजन तो हो जाता है m1v1 एंड m2v2। ये मेरे पास दो डिफरेंट बॉडीज मूविंग एट वेलोसिटी u1 एंड u2 कोलाइड किया। कोलाइड करने के बाद उनकी वेलोसिटी में चेंज आया एंड उसकी वेलोसिटी v1 एंड v2 हो गई। तो बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन मोमेंटम आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। ये सब हमने लास्ट क्लास में प्रूव किया था। तब इसके बेस पे नेक्स्ट टर्म डिफाइन किया था, कोलिजन कितनी तरह का हो सकता है। तीन तरह का कोलिजन होता है। एक होता है इलास्टिक कोलिजन, जिसमें कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता। दूसरा होता है इनइलास्टिक कोलिजन, जिसमें कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस करती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, साउंड, लाइट, एनी ऑफ द डिसिपेटिव फॉर्म। एंड तीसरा होता है मेरे पास परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, जिसमें ऑब्जेक्ट स्टिक टुगेदर हो जाता है। तो उसके बाद हमने इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशनल करना शुरू किया था। अदिति, लास्ट क्लास से रिलेटेड कोई डाउट? नो सर। ओके, मैं आपको कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बेस पे एक क्वेश्चन देता हूँ, कोशिश कीजिए सॉल्व करने की, एंड देन फिर उसके बाद मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। कहता है a body of mass m is projected at velocity u at theta with horizontal. At highest point, it explodes into two identical parts, in which one retraces the original path, find velocity of other. एक बार कोशिश कीजिए सॉल्व करने की, नहीं होता है फिर मैं आपको बताता हूँ। पहले चेक करते हैं कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पे एक्ट कर रहा नहीं कर रहा। तो आप बोलिए एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, सिंपली बॉडी देमसेल्फ एक्सप्लोड कर जा रही है एट हाईएस्ट पॉइंट। तब उसमें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होगा, उसको अप्लाई करने की कोशिश कीजिए, देखिए आंसर कितना आता है। मैं आपको कुछ क्लू देता हूँ सॉल्व करने के लिए। आप इसको ऐसे अज्यूम कीजिए कि कोई एक पैराबोलिक पाथ है इस तरह,
क्योंकि किसी थीटा एंगल पे जब मैं बॉडी को प्रोजेक्ट करूंगा तो उसका जो मोशन होगा वो प्रोजेक्टाइल की तरह एक्ट करेगा, तो कुछ इस तरह से मूव करेगा। ठीक? इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया एट सम इनिशियल वेलोसिटी u एट सम इंक्लिनेशन थीटा। हाईएस्ट पॉइंट पे इसके पास वेलोसिटी सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बच जाती है, और वो कितनी होती है मेरे पास, u cos थीटा। तब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो एक्सप्लोड कर जाता है, कितने हाफ में, दो डिफरेंट हाफ में। तब उसके बेस पे एक अनदर ग्राफ प्लॉट कर लीजिए इसी सेम कॉन्सिक्वेंस के बेस पे। ठीक, इसमें मैं सिर्फ हाईएस्ट पॉइंट को डिनोट कर रहा हूँ उसके बेस पे। हाईएस्ट पॉइंट, अभी ये मेरे पास इनिशियल कंडीशन है। दूसरा, जब वो ब्रेक करेगा दो डिफरेंट पाथ में या दो डिफरेंट पार्टिकल में, तो एक बॉडी का मास कितना हो जाएगा, m/2, और दूसरी बॉडी का मास कितना हो जाएगा, m/2। ऐसे बोल सकते हैं, Yes, sir. क्योंकि उसने कहा कि जो पार्टिकल है वो एक्सप्लोड करता है आइडेंटिकल पार्ट में। तो इसका मास अगर m है तो आइडेंटिकल पार्ट m/2 एंड m/2। फिर कहता है कि उसमें जो वन पार्टिकल है वो अपने ओरिजिनल पाथ को रिट्रेस करता है। तो ओरिजिनल पाथ तो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक था मूवमेंट करने पे, तो उसी पर्टिकुलर पाथ को रिट्रेस करता है, मतलब वापस इस पर्टिकुलर पॉइंट पे रिटर्न बैक होता है। वापस उस पर्टिकुलर पॉइंट पे रिटर्न बैक होने के लिए कंडीशन होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर पार्टिकल की वेलोसिटी उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में एग्जैक्टली सेम होना चाहिए जैसा कि यहाँ पे है। मतलब इसकी वेलोसिटी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे u cos थीटा के इक्वल होनी चाहिए, तभी वो बॉडी एग्जैक्टली सेम इस पर्टिकुलर पाथ को रिट्रेस कर पाएगी, अदरवाइज वो उस पर्टिकुलर पाथ को रिट्रेस नहीं कर पाएगी। आई बात समझ? Yes, sir. अब मेरे पास बच गई वेलोसिटी इस पर्टिकुलर पार्टिकल की, उसको आप मान लीजिए कितना, v। अब इसके बेस पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लीजिए, इसको आप इनिशियल मोमेंटम मान लीजिए एंड इसको आप फाइनल मोमेंटम मान लीजिए, एंड दोनों को आपस में इक्वेट करके v की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। आलिया समझ आया? Yes, sir. अदिति सॉल्व हुआ? आलिया तो मेरा तो like 2u cos theta आ रहा है बस। एक बार फिर से चेक कीजिए, थोड़ी वो गड़बड़ है उस पर्टिकुलर ओके, रिजल्ट में। ठीक आलिया है। आपने सॉल्व किया?
आलिया मैं आपको हिंट दूं, yes sir. देखिए पहले मेरे पास ये जो ऑब्जेक्ट है वो कितना पार्टिकल है, 1 पार्टिकल और 2 पार्टिकल। One. 1 पार्टिकल, तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन में सिर्फ m1 u1 बोल सकते हैं। तो आप क्या बोल सकती हैं, P इनिशियल शुड बी इक्वल्स टू P फाइनल। इनिशियल में सिर्फ एक पार्टिकल है, तो मास इनटू वेलोसिटी, ठीक। तो इनिशियल की वैल्यू हो गई। फाइनल में मेरे पास कितने पार्टिकल हैं, 2 पार्टिकल, वेदर दे आर गोइंग अलोंग सेम डायरेक्शन और ऑपोजिट डायरेक्शन। Opposite. तो एक का डायरेक्शन ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो माइनस ऑफ m/2 u cos थीटा लिख सकते हैं। Yes sir. और दूसरे वाले पार्टिकल के लिए m/2 इंटू वी प्लस में, ठीक है। दोनों को इस पर्टिकुलर इक्वेशन पुट कीजिए, v की वैल्यू जो अननोन है वहां से फाइंड आउट हो जाएगी। अदिति सॉल्व हुआ? सर आप पता नहीं 2u ही आ रहा है बार बार कैलकुलेशन टेक्निकल है। सर 2mu cos थीटा। mm कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ u यस एंड cos। सर 2u cos थीटा ही बार बार आ रहा है, mm तो कैंसिल हो गया। देखिए इनिशियल मोमेंटम देखिए मैं बताता हूँ, मास टाइम्स वेलोसिटी u cos थीटा। आफ्टर कोलिजन या आफ्टर ब्रेकिंग मास हो जाएगा m/2, वेलोसिटी हो जाएगी u cos थीटा। गोइंग अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन तो इसको माइनस ले लीजिए, एंड सेकंड बॉडी के लिए m/2 मूविंग अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन v लीजिए। मुझे निकालना है किसकी वैल्यू है, v की वैल्यू। इस पर्टिकुलर टर्म को लेफ्ट हैंड साइड ले सकता हूँ, यस सर। वहां से हो जाएगा m टाइम्स ऑफ u cos थीटा प्लस m/2 टाइम्स ऑफ u cos थीटा इज इक्वल्स टू m/2 टाइम्स v। बोल सकता हूँ। यस सर। अब यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकता हूँ। एलसीएम कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 2 एलसीएम आ जाएगा। यस सर। 2 इसके साथ मल्टीप्लाइड तो हो जाएगा 2mu cos थीटा और ये 1mu cos थीटा, तो ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यस इज इक्वल्स टू m/2 टाइम्स ऑफ v। m/2 एंड m/2 कैंसिल आउट, तो v की वैल्यू कितनी बच गई, 3u cos थीटा। कहाँ गलती हो रही थी एलसीएम करने में, आई थिंक। यस सर हो गया। आइए समझ आया आपको? यस सर। ओके, तो इसी तरह से कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई कीजिए एंड देन उसके बेस पे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब हमने एक नेक्स्ट टर्म डिराइव किया था कि इलास्टिक कोलिजन में आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होती है। तो इसके लिए हमने डिराइव किया था एक रिलेशन v1 इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 टाइम्स u प्लस 2 टाइम्स ऑफ m2 u2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ठीक। उसी तरह सेकेंड पार्टिकल के लिए कैलकुलेट किया था, ये वैल्यू आई थी m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 टाइम्स u2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ m1 u1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ये बहुत आसान डेरिवेशन था, इसके बेस पे ये दो डिफरेंट वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन पार्टिकल के कैलकुलेट करना सीख लिया था। इससे बेस्ड आपको एक आसान से क्वेश्चन देता हूँ, ठीक। सपोज कर लीजिए आपके पास 2 बॉडी
having mass 5 kg and 10 kg are moving at 21 meter per second towards one another. Find velocity of body after collision. ऊपर वाले फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कीजिए m1 m2 u1 u2 की एंड देन वहां से कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए v1 and v2 की वैल्यू कितनी होती है. तो क्या लिया? Yes, sir. यहाँ बस इतना याद रखिएगा कि ये जो वेलोसिटी है ये मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर है, तो एक की वेलोसिटी पॉजिटिव मानिए, दूसरी की वेलोसिटी नेगेटिव मानिएगा. ठीक है. Yes, sir. So V1 minus 23.8 meter per second है. माइनस 23 Yes. पॉइंट. थोड़ी कैलकुलेशन आपकी गलती है. Okay. आलिया आपसे v1 सॉल्व हुआ? Sir minus 15.1. कितना? 15.1. नहीं, वो कोई इंटीग्रल वैल्यू आएगी आपके पास, कोई डेसिमल में नहीं आएगा. तो पता नहीं डेसिमल में यार. अच्छा ठीक है, एक मिनट. आलिया आपने सॉल्व किया? सर 2190 देखिए v1 इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2. तो m1 मैंने 5 को माना, m2 मैंने 10 को माना. आपने m1 किसको माना? सेम. Yes. इंटू u1 को मैंने पॉजिटिव ले लिया, ठीक, एंड u2 को मैंने नेगेटिव ले लिया, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ m2 एंड u2 की वैल्यू माइनस ऑफ 21 डिवाइड बाय m प्लस. अब इस दोनों इक्वेशन में देखिए 21 मैं कॉमन कर लूं और 15 मैं कॉमन कर लूं, तो आपका न्यूमरेटर में क्या बच जाएगा? 5 माइनस 10 माइनस 5, और यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या बच जाएगा? माइनस 20. ऐसा ही होगा. मैंने न्यूमरेटर से 21 कॉमन कर लिया दोनों साइड से एंड डिनोमिनेटर से 15 कॉमन कर लिया दोनों साइड से, तो ऊपर क्या बच जाएगा? माइनस 5, और ये क्या बच जाएगा? माइनस 20. तो पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 21 over 15 into minus 25.
3 7 जा, 3 5 जा एंड 3 7 जा, 5 5 जा। तो पूरी वैल्यू कितनी आ गई? -35 मीटर पर सेकेंड। आपने कैसे सॉल्व किया? सर कॉमन नहीं किया था, लाइक डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। अच्छा चलिए मैं विदाउट कॉमन सॉल्व करता हूँ, ठीक है? फिर आप बोलिएगा पता नहीं आपने कैसे सॉल्व किया, ठीक है? ओके, तो इसको मैं सॉल्व करूँगा, कितना आ जाएगा? -5 डिवाइड बाई 15 इंटू 21, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा -20 इंटू 21 डिवाइड बाई 15, ऐसा ही कुछ होगा। यस सर। 5 3 जा 15 एंड 3 7 जा, बोल सकता हूँ? यस सर। 3 5 जा 15 एंड 3 7 जा एंड 5 4 जा, ठीक? तो यहाँ पे आपके पास क्या बचा? -7, और यहाँ पे क्या बचा आपके पास? 7 4 जा 28, कितनी वैल्यू आ गई? यस सर, वो M2 की वैल्यू लेने में गलती हो गई। अब M2 को Okay. 5 लिया। यस। अच्छा अच्छा, आलिया समझ आया? ओके, गलत कर दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए सेकंड पार्ट में जो सॉल्व करके दिखाइए कितना आंसर आता है आपका। V2 की वैल्यू कितनी आती है? तो -30.3। फिर कैलकुलेशन कर दो, फिर से चेक कीजिए। हाँ सही है। आंसर आपका 7 आना चाहिए। सॉल्व हुआ दीजिए। सर 7 तो लाइक पहले पार्ट में ही आ रहा है, वो M2 -7 डिवाइड बाय M1 प्लस देखिए M। मेरे, देखिए दूसरे पार्ट में देखिए देखिए मैं जो कर रहा हूँ वो देखिए, M2 - M1 अपॉन M2 + M1 इंटू U2, U2 की वैल्यू -21 है। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5/15 इंटू -21 प्लस 2 5 से 10 इंटू 21 डिवाइड बाई 15, 5 3 जा एंड 3 7 जा, तो -7 आ गई इसकी वैल्यू। यस सर, वो मैंने U1 को V1 पढ़ लिया था बार। अच्छा, 5 2 से 10 एंड 5 3 से 15 एंड 3 7 जा, 7 2 से 14, अभी पूरी यस वैल्यू आ जाएगी +7। आपने शायद ये वैल्यू गलत लिखी होगी। वो U1 की जगह V1 देख लिया था, तो V1 में -35 लिखी। अच्छा अच्छा अच्छा,
तो सिंपली हमने ऊपर वाले इक्वेशन पे बेस्ड वैल्यूज पुट सॉल्व करना सीख लिया। अब इस पर्टिकुलर वेलोसिटी में कुछ कंडीशंस होती हैं, ठीक है, हम उसको डिस्कस करते हैं, फिर आगे मैं डिफाइन करता हूँ। ठीक है, देखिए पहली कंडीशन कहता है कि अगर जो मासेस हैं वो आइडेंटिकल हो जाए तो क्या कंडीशन होगी? इफ masses are identical, तो आइडेंटिकल मास के लिए अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में तो V1 U2 के इक्वल आ जाएगा, एंड उसी तरह अगर V2 कैलकुलेट कीजिएगा तो U1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक, उस पर्टिकुलर फॉर्मूले में देखिए किस तरह ये जो आपका एबव रिजल्ट है उस पर्टिकुलर में पुट करने की कोशिश कीजिए। अगर M1 और M2 आप आपस में इक्वल हो जाए तो ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि M1 माइनस M2 हो जाएगा इसलिए। ठीक है, उसी तरह अगर मैं यहाँ पुट कर दूं तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, एंड बाकी वैल्यूज को देखिए, ये हो जाएगा 2m और ये भी हो जाएगा 2m, 2m कैंसिल आउट, इसलिए V1 U2 के इक्वल आ जाएगा। आई बात समझ? यस। सिमिलरली यहाँ पुट कीजिएगा तो M1 माइनस M1 ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2m यहाँ पे 2m कैंसिल आउट, इसलिए V2 किसके इक्वल आ जाएगा? U1 के इक्वल। समझ आया आलिया? यस सर। तो मैं यहाँ सिंपली बोल सकता हूँ कि अगर मासेस आइडेंटिकल होंगे तो वेलोसिटीज ऑफ बॉडी एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाती है, मतलब U1 V2 के इक्वल हो जाती है एंड U2 V1 के इक्वल हो जाती है। तो मैं सिंपली यहाँ से डिफाइन कर सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ बॉडी गेट इंटरचेंज्ड कब? अगर आइडेंटिकल मासेस होंगे तब। दूसरा, इसी में अगर मैं कंक्लूजन बोलूं कि सेकेंड ऑब्जेक्ट रेस्ट में अगर है तब उसके लिए क्या होगा? इफ M1 इज इक्वल टू M2 एंड सेकेंड ऑब्जेक्ट कैसा है? रेस्ट पे, तब उसके बेस पे तो सेम एज एबव कंडीशन है ये। ठीक, तब उसके बेस में क्या हो जाएगा? V1 हो जाएगा 0 के इक्वल एंड V2 हो जाएगा U1 के इक्वल। ऐसा बोल सकते हैं? यस सर। अदिति समझ आया आपको? अदिति अदिति समझ आया? सर एक और बार रिपीट। मैंने जैसे पीछे इक्वेशन पे ये सॉल्व किया V1 U2 के इक्वल एंड V2 U1 के इक्वल, सेम इस तरह अगर आपसे बोले कि मासेस आइडेंटिकल हो और सेकेंड ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में आ जाए तो सेकेंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी U2 उसकी वैल्यू 0 हो जाए तो अबव इक्वेशन पुट कर दीजिए, तो U2 0 हो जाए तो V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0, और V2 की वैल्यू रिमेन्स कितना? U1 के इक्वल। बोल सकते हैं? अब देखिए इस पे बेस एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लीजिए आपके पास कोई एक बॉल है, ठीक, जैसे स्नूकर एक गेम खेला जाता है उसमें बॉल सारी आइडेंटिकल होती हैं, एक बॉल ये ले लीजिए एंड एक बॉल ये ले लीजिए, ठीक, 3 डिफरेंट बॉल हैं, इनकी नेमिंग कर दीजिए A B C। ठीक, अगर ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में सम वेलोसिटी v से, ठीक, अगर ये जाके इसको हिट करता है तो आफ्टर कोलिजन उनकी वेलोसिटी में क्या रिलेशन होगा? अगर आपसे ये सवाल पूछे तो आप क्या बोलिएगा? Find velocity of each after collision. क्वेश्चन समझ आया? यस सर। इसको मैं कुछ ऑप्शन देता हूँ, या तो ये कंडीशन होगी कि फर्स्ट बॉडी, सेकेंड बॉडी एंड थर्ड बॉडी तीनों स्टिक टुगेदर हो जाएगा एंड कॉमन वेलोसिटी से मूव करने लगेगा। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी v है, जब तीनों कंबाइन कर जाएगा तो उनकी कॉमन वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? b/3।
तो पहला सिचुएशन ये हो सकता है तीनों कंबाइन v/3 वेलोसिटी से मूव कर सकता है, ये फर्स्ट सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन ये हो सकता है कि मान लीजिए मेरे पास फर्स्ट बॉडी जो जाके हिट की वो रेस्ट में आ गई, मतलब उसमें कोई मूवमेंट नहीं, एंड सेकंड एंड थर्ड दोनों आपस में कंबाइनली मूव करना शुरू करे एंड उन दोनों की कॉमन वेलोसिटी हो जाएगी v/2, क्योंकि मास डबल हो जाएगा इसलिए उसकी वेलोसिटी हाफ हो जाएगी, तब ये दोनों कंबाइनली v/2 वेलोसिटी से मूव करेगी। एक थर्ड कंडीशन भी हो सकती है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड सेकंड ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाए एंड थर्ड ऑब्जेक्ट सिर्फ मूव करे कितनी वेलोसिटी से, जितनी वेलोसिटी से उसने हिट किया था उसके बेस पे v वेलोसिटी से। इन तीनों में कौन सी सिचुएशन सही हो सकती है? फर्स्ट सिचुएशन, सेकंड सिचुएशन, थर्ड सिचुएशन। ये नीट में पूछ चुका है। सेम आप इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को अप्लाई कीजिए, अपने आप आपका आंसर समझ आ जाएगा। आइए समझ आया क्वेश्चन? गेस कीजिए, कोई भी ऑप्शन गेस कीजिए। अदिति? सर फर्स्ट ऑप्शन। अच्छा, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। ओके, आलिया? फर्स्ट? सर थर्ड। थर्ड? थर्ड कैसे गेस किया आपने, जरा बताइएगा। सर गेस किया। अच्छा, सिंपली गेस किया। अच्छा देखिए, मैं बताता हूँ कैसे। पहले ये सोचिए कि ये जो फर्स्ट ब्लैक बॉल है वो किसके साथ कोलिजन पहले करेगा? ग्रीन के ग्रीन साथ। बॉल। तो पहले आप इंट्रैक्शन मानिए ग्रीन एंड ब्लैक बॉल के बीच में, ठीक है। तो उसके बीच में क्या होगा? ब्लैक बॉल मूव कर रही थी, वो जाके ग्रीन बॉल को हिट कर देगी, ठीक है। जैसे ही हिटिंग होगी आफ्टर कोलिजन कौन मूव करेगा, कौन रेस्ट में होगा? ये मूव कर रही थी कुछ v वेलोसिटी से और ये बॉडी अभी कैसे थी? रेस्ट पे, ठीक। आफ्टर कोलिजन क्या होगा? मैंने यहाँ पे लिखा था कि आफ्टर कोलिजन फर्स्ट ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाता है एंड सेकंड ऑब्जेक्ट मूव करने लगता है विद द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट। आई बात समझ? यस सर। तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा, कौन मूव करेगा और कौन रेस्ट में आ जाएगा? ग्रीन बॉल मूव करेगी और ब्लैक रेस्ट में। ठीक। तो ये ग्रीन बॉल कितनी वेलोसिटी से मूव करेगी? जितनी ब्लैक वी वेलोसिटी से। तो मैं ये वेलोसिटी से मूव करना शुरू हो गया और ये कैसा हो गया? रेस्ट में। अब ये ग्रीन जाके कोलाइड किससे की? रेड बॉल। तो अब ग्रीन एंड रेड के बीच में रिलेशन देखिए, ये ग्रीन है एंड दूसरा मेरे पास ये रेड है, ठीक। अभी कौन कौन मूव कर रही है, ग्रीन और रेड? रेड। अभी तो ग्रीन बॉडी मूव कर रही है ना वी वेलोसिटी से, ये और ये यस बॉडी तो कैसी है अभी? रेस्ट पे। आफ्टर कोलिजन क्या होगा? रेड मूव करेगी और ग्रीन रेस्ट में आ गई एंड रेड मूव करने लगेगी। कितनी वेलोसिटी से रेड मूव करेगी? वी वेलोसिटी से। जितनी वेलोसिटी से वो उसको हिट की थी उसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से। अब इस पूरे सिचुएशन को कंबाइन देखिए, तो क्या हुआ? ब्लैक यहाँ पे रेस्ट में आ गई और ग्रीन यहाँ पे रेस्ट में आ गई। तो मैं बोल सकता हूँ ब्लैक एंड ग्रीन रेस्ट में होगी एंड सिर्फ रेड बॉल आफ्टर कोलिजन मूव करेगी। अब कौन सी सिचुएशन हो सकती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड?
अदिति? So third? थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। आया समझ? Yes, sir. ओके, इसका आपको लाइव एग्जांपल देखना है तो आप साइंस म्यूजियम जा सकते हैं। वहां पे इस तरह शायद 7 डिफरेंट बॉल्स अरेंज है, ठीक है, बहुत सारे, मतलब एल्युमिनियम बॉल एक केज में, आइस मतलब ग्लास के केज में, एक तरफ से बॉल को एक तरफ स्विंग करते हैं, छोड़ते हैं तो एग्जैक्टली जाके कोलाइड करता है, सिर्फ लास्ट बॉल वहां से ऊपर जाती है, बाकी सारी बॉल रेस्ट में रहती है। आई बात समझ? तो इस तरह से वो कितने भी बॉल्स अरेंज कर दें, हर दो के बीच में इंटरेक्शन होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, प्रीवियस वन रेस्ट में आते जाएंगे, सिर्फ लास्ट बॉल क्या करेगी, मूव करेगी एग्जैक्टली सेम वेलोसिटी से जितनी वेलोसिटी से पीछे से उसने हिट किया था। आई बात समझ? Yes, sir. आलिया, इस क्वेश्चन में कोई डाउट? No, sir. ओके, नेक्स्ट कंडीशन हो सकती है इसमें कि अगर मान लीजिए मेरे पास m1 बहुत बहुत लार्ज है एज कंपेयर टू m2 एंड u2 की वैल्यू 0 है, तब इस कंडीशन में v1 की वैल्यू क्या होगी एंड v2 की वैल्यू क्या होगी, ये मुझे कैलकुलेट करना है। जब कभी इस तरह का रिलेशन दिया होता है तो उस रिलेशन में हम चेक करते हैं इन दो टर्म का सम और डिफरेंस कहाँ पे है। उन टर्म में क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत छोटी है इसके रिस्पेक्ट में, तो हम उसको नेग्लेक्ट करते हैं। नेग्लेक्ट हम उस टर्म को करते हैं जहां पे वो टर्म प्लस और माइनस में होता हो, मल्टीप्लाई डिवाइड में होता है तो उसको नेग्लेक्ट नहीं करते। तो आप सिंपल फॉर्मूला यूज कीजिए, v1 इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 टाइम्स u1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ m2 u2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ये रिलेशन है। इस रिलेशन में उसने क्या कहा कि सेकेंड ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में बहुत स्मॉल है, तो सेकेंड ऑब्जेक्ट को मैं क्या कर सकता हूँ, नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। Yes, sir. तो यहाँ से ये दोनों टर्म नेग्लेक्टेड, उसी तरह यहाँ से ये टर्म नेग्लेक्टेड, ठीक। अब उनकी वैल्यू देखिए कितनी बच जाएगी, तो यहाँ सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा v1 इज इक्वल्स टू, ये टर्म नेग्लेक्टेड तो m1 ओवर m1 कैंसिल आउट, बच कितनी जाएगी वेलोसिटी u1, एंड सेकंड ऑब्जेक्ट चूंकि वेलोसिटी 0 है इसलिए पूरा टर्म कितना हो जाएगा 0। मतलब फर्स्ट ऑब्जेक्ट अगर बहुत ज्यादा मैसिव हो और किसी लाइटर पार्टिकल के साथ विच इज एट रेस्ट कोलाइड करे तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं आता। आई बात समझ? Yes, sir. जैसे इस बेस आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि आप कोई एक ट्रक है जो किसी v वेलोसिटी से या u वेलोसिटी से मूव कर रही है, किसी स्टेशनरी बाइक के साथ कोलाइड की, तो ट्रक की वेलोसिटी में क्या अफेक्ट आएगा, तो आप क्या बोलेगा? कोई चेंज नहीं, Yes, sir. क्योंकि सेम इस पर्टिकुलर सिचुएशन को वो भी कर रही है, ठीक। Yes, अब इसी पर्टिकुलर सिचुएशन में v2 कितना हो सकता है, आप उसको कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए, देख कितना आता है। ये दो सिचुएशन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, देख कितना आंसर आता है। v1 equals minus u1. किस वाले सिचुएशन में? ये नहीं, m1 is very small than m2. पहले मैंने कहा ये सॉल्व कीजिए। Okay. सिंपली v2 के लिए फॉर्मूला था m2 माइनस m1 डिवाइड बाय m2 प्लस m1 टाइम्स u2
plus 2 times of m1 u1 divided by m2 plus m1. इस फॉर्मूले को यूज तो कीजिए। U2 0 है तो पहला वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा। हाँ 0 हो गया। सेकंड सेगमेंट पार्ट में तो 0 हो जाएगा। नहीं, सेकंड सेगमेंट में m2 की वैल्यू बहुत छोटी है m1 के रिस्पेक्ट में, तो उसको नेग्लेक्ट कर दीजिए। आगे आपसे सॉल्व हुआ v2। फिर से बोलिए। m पे डिपेंड नहीं करेगा। V2 equals 2U1। हाँ देखिए, ये पूरा टर्म तो 0 हो जाएगा और ये टर्म नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, m1 कैंसिल आउट, तो सिर्फ क्या बचेगा, 2u1 बचेगा ना। यस सर। आलिया, सो v2 मस्ट बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ u1। मतलब जो स्टेशनरी लाइटर पार्टिकल था वो उस पर्टिकुलर ट्रक के कोलिजन की वजह से डबल वेलोसिटी से क्या करने लगता है, मूव करने लगता है। ठीक है, ओके। सेम सिचुएशन अब यहाँ पे अप्लाई कीजिए, v1 v2 पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर कोई लाइटर पार्टिकल उस मैसिव पार्टिकल विच इज एट रेस्ट उसको जाके हिट करती है तो क्या अफेक्ट होता है। तो मेरा V1 तो -U1 आ रहा था। मतलब ये हुआ कि अगर कोई लाइटर पार्टिकल किसी मैसिव पार्टिकल से हिट किया तो वो रिटर्न बैक सेम पाथ में विद द सेम वेलोसिटी। v2 की वैल्यू कितनी होगी, आइए फर्स्ट आंसर आया। सर इसका U -U बहुत अच्छे, सही है। मतलब फर्स्ट बॉडी जितनी वेलोसिटी से उस पर्टिकुलर मैसिव पार्टिकल को हिट करेगी उतनी वेलोसिटी रिबाउंड कर जाएगी विदाउट चेंजिंग इट्स वेलोसिटी, सिर्फ डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा और कुछ नहीं। v2 निकालने की कोशिश कीजिए, देखिए कितना आंसर आता है। तो V2 0 आता है। यस सर। v2 0 नहीं आएगा आपका, v2 कुछ आएगा आपको कुछ इस तरह, 2 टाइम्स ऑफ m1 डिवाइड बाय m2 टाइम्स u1। मैंने कहा था नेग्लेक्ट हम वहां करते हैं जहां पे उसका ऐड और सब्ट्रैक्ट हो। यहाँ पे तो ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं है ना, तो हम इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। बट इसकी जो वैल्यू होगी, क्योंकि m2 बहुत ज्यादा बड़ा है इस पर्टिकुलर m1 से, तो इसकी वैल्यू बहुत छोटी होगी और इतनी छोटी कि अप्रॉक्स कितनी हो जाए, 0 के इक्वल। आया समझ। यस सर। ओके, तो ये सब अलग अलग सिचुएशंस हो सकते हैं उस पर्टिकुलर इलास्टिक कोलिजन के बेस पे, एंड आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोला जा सकता है। ओके, अब देखिए इस पे बेस एक रिलेशन डिराइव करने के लिए कहते हैं। ठीक, मैं आपको वो बताता हूँ। आले यहाँ तक नोट डाउन कर लिया आपने। यस। ओके, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, फ्रैक्शनल एनर्जी ट्रांसफर्ड और रिटेन्ड इन कोलिजन। जैसे मान लीजिए कोई एक पार्टिकल है, ये वो किसी हेवी पार्टिकल या किसी हेवी न्यूक्लियाई को जाके हिट करता है। ठीक, जो सेकंड पार्टिकल है वो अभी रेस्ट में है, तो आफ्टर कोलिजन दोनों पार्टिकल की कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी
ठीक है, इतना हैवी नहीं है कि वो उस पर्टिकुलर की वजह से स्टॉप कर जाए। दोनों का मास उसके बेस पे गिवन होगा, कितना कितना है उसके अकॉर्डिंग। तो आफ्टर कोलिजन दोनों पार्टिकल क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा विद सम पर्टिकुलर वेलोसिटी। ये अभी इनिशियली मूव कर रहा था विद सम वेलोसिटी u, इसका अपना कुछ मास m1, ये मास m2 व्हिच इज एट रेस्ट। ये जाके इसके साथ कोलाइड की, कोलिजन के बाद इसकी अपनी कुछ वेलोसिटी हो जाएगी v1 एंड इसकी अपनी कुछ वेलोसिटी हो जाएगी v2। फर्स्ट आप v1 एंड v2 फाइंड कीजिए अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, देखिए आपका आंसर कितना होता है। v1 की वैल्यू कितनी आएगी एंड v2 की वैल्यू कितनी आएगी वो कैलकुलेट कीजिए। So V1 की वैल्यू m1 minus m2 divided by m1 plus m2 into u. m1 minus m2 डिवाइड बाय m1 plus m2 टाइम्स u। Yes. तो ये आपका v1 आ गया। v2 कितना आएगा? आलिया अदिति सॉल्व हुआ? So second part मतलब बहुत बड़ी। सेकंड पार्ट का तो फर्स्ट सेगमेंट जीरो हो जाएगा क्योंकि u2 की वैल्यू जीरो Yes हो जाएगी, sir. तो सिर्फ u1 का जो कंपोनेंट होगा वो बचेगा। Okay. v2 के लिए जो इक्वेशन है उसमें u2 की वैल्यू जीरो पुट कर दीजिए, पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। सिर्फ जो u1 वाला कंपोनेंट होगा वो आपका डिफाइन करेगा v2 के लिए। आलिया आंसर बताइए। देखिए आपके पास v2 का फॉर्मूला ये है, ये पूरा टर्म तो जीरो हो जाएगा। Yes sir. बच क्या गया यहाँ पे? 2m1 इंटू u1 अपॉन m1 प्लस m2, और u1 वहां पे कितना है, u के इक्वल, इसलिए मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 टाइम्स u, बोल सकता हूँ। Yes sir. ओके, अब मुझे निकालना क्या है, फ्रैक्शनल एनर्जी ट्रांसफर्ड और रिटेन। यहाँ पे पूरा सिस्टम क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। मूवमेंट करने की वजह से कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। Kinetic energy. तो फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट करते हैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, सेकेंड पार्ट कैलकुलेट करते हैं काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट बॉडी के लिए फाइनल, एंड थर्ड पार्ट कैलकुलेट करते हैं काइनेटिक एनर्जी सेकेंड बॉडी की फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी किस पर्टिकुलर बॉडी के पास है, m1 के पास और m2 के पास। m1. तो उसको क्या लिख सकते हैं, हाफ m u स्क्वायर, बोल सकते हैं। Yes sir. फर्स्ट ऑब्जेक्ट की फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ m इंटू वी स्क्वायर, और v की वैल्यू इतनी यहाँ पे पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो पूरी वैल्यू हो जाएगी कितनी, हाफ m1 u स्क्वायर ब्रैकेट m1 माइनस m2 बाय
m1 plus m2 होल स्क्वायर। आगे समझ आया ये? उसी तरह अगर मैं सेकेंड ऑब्जेक्ट की फाइनल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करूंगा तो हो जाएगा हाफ m2 v2 स्क्वायर, और v2 की वैल्यू कितनी है, कितनी पुट कर दीजिए, तो ये टर्म आ जाएगा हाफ m2 v2 इज 4 टाइम्स ऑफ m1 स्क्वायर u स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। मैं इस टर्म में से हाफ m1 u स्क्वायर कॉमन कर लिया तो यहाँ पे वैल्यू बच जाएगी 4 टाइम्स ऑफ m1 m2 बाय m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। ऐसे कर सकता हूँ। यस सर। अब आपसे पूछूं मैं एक सवाल कि काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड का क्या मतलब होगा एंड काइनेटिक एनर्जी रिटेन का क्या मतलब होगा। तो इसका क्या मतलब, तो आप ये बोलिएगा कि जो एनर्जी थी इनिशियली वो सिर्फ किसके पास थी, फर्स्ट बॉडी के पास, ठीक। आफ्टर कोलिजन एनर्जी फर्स्ट बॉडी एज वेल एज सेकंड बॉडी दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो बेसिकली फर्स्ट बॉडी ने अपनी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी सेकंड बॉडी को ट्रांसफर कर दिया। तो अगर आपसे पूछे ट्रांसफर्ड एनर्जी का फ्रैक्शनल निकालिए तो इसका मतलब क्या होगा, सेकेंड बॉडी के पास जितनी एनर्जी है अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, उन दोनों के रेशियो को मैं ट्रांसफर्ड काइनेटिक एनर्जी बोल सकता हूँ। सर एक और बार देखिए मेरे पास यहाँ पे सेकेंड बॉडी में जो एनर्जी है वो किसकी वजह से आई है, फर्स्ट बॉडी ऑन कोलिजन जितना ट्रांसफर किया हो उसी की वजह से आई होगी। यस सर। तो फर्स्ट पार्ट अगर आप इसे डिफाइन करो यहाँ पे, फ्रैक्शनल ट्रांसफर्ड एनर्जी, तो इसका मतलब है जो ट्रांसफर्ड एनर्जी है वो किसके पास है, सेकेंड बॉडी के पास है विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल, मतलब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए, जो कॉमन टर्म है कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर उसके बाद आंसर आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बोलूं रिटेन एनर्जी कितनी है उसके पास, तो आफ्टर कोलिजन फर्स्ट ऑब्जेक्ट के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है, दैट इज द रिटेन्ड अमाउंट, बोल सकते हैं। यस सर। विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल तो वो फ्रैक्शनल रिटेन एनर्जी बोल सकते हैं। आई बात समझ? यस सर। आइए समझ आया आपको? सर एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं ये बात? ये वाला पार्ट समझ आया आपको? यस सर। अगर मैं इसी में बोलूं कि फ्रैक्शनल रिटेन एनर्जी, तो रिटेन एनर्जी किसके पास होगी, फर्स्ट बॉडी के पास, सेकंड बॉडी के पास। इनिशियल एनर्जी किसके पास थी, फर्स्ट के पास, सेकंड के पास। तो आफ्टर कोलिजन फर्स्ट के पास कितनी एनर्जी बची, दैट इज द रिटेन अमाउंट। यस सर। तो अगर मैं बोलूं फ्रैक्शनल रिटेन एनर्जी, तो रिटेन एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी जो फर्स्ट बॉडी के पास आफ्टर कोलिजन है वो विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी उस सिस्टम में कितनी थी वो। तो इन दोनों के रेशियो को फ्रैक्शनल रिटेन एनर्जी बोल सकते हैं एंड इस पर्टिकुलर टर्म के रेशियो को फ्रैक्शनल ट्रांसफर्ड एनर्जी बोल सकते हैं। दोनों की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखा है, वैल्यूज पुट कीजिए, देखिए सॉल्व करें कितना आंसर आता है। अदिति कोई डाउट? नो सर। ओके। सर पहला पार्ट 4m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। गुड, सही है। नेक्स्ट।
Sir, m1 minus m2 divided by m1 plus m2 whole square. सही है। आलिया आपसे सॉल्व हुआ? Yes, sir. सेम आंसर आ रहा है? Yes, sir. ओके, अब इस क्वेश्चन का कंक्लूजन, अब देखिए मैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन बताता हूँ। ये जो पार्ट मैंने आपको डिराइव कराया ये आपको डायरेक्टली रिजल्ट देगा, आपके स्कूल के एग्जाम में बोलेगा डिराइव कीजिए, और अगर ऑनलाइन एग्जाम लेंगे तो वो डायरेक्टली इस रिजल्ट दे देंगे, बोलेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को कंपटीशन में कैसे पूछा। उसने कहा फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन hits a stationary carbon nuclei. Find percentage energy retained if collision is elastic. हमने जो पीछे रिलेशन डिराइव किया था एग्जैक्टली उसी रिलेशन पे पर्टिकुलर वैल्यूज को पुट कर देना है। परसेंटेज कैलकुलेट करना मतलब उस फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगले क्वेश्चन समझ आया आपको? Yes, sir. ओके, आप लोग को इनके मासेस पता है? न्यूट्रॉन का मास कितना होता है एंड कार्बन न्यूक्लियाई का मास कितना होगा? No, sir. ओके, न्यूट्रॉन उसका मास हम 1 बोलते हैं, ठीक है, इसलिए m1 को आप बोलिएगा 1u, ठीक। जैसे मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन दोनों बराबर होता है, ठीक। न्यूक्लियाई उसका मास नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर होता है 6, मास नंबर कितना होता है? 12. तो इसका मास हो जाएगा 12u, ठीक। इनमें सेकंड ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो एग्जैक्टली सेम पिछले वाले कंडीशन की तरह, बस कंडीशन में Yes. सिंपली आप m1 m2 की वैल्यू पुट कर दीजिए और जो टर्म आएगा उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आलिया समझ आया? Yes, sir. u एंड u कैंसिल आउट हो जाएगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। So U2 0 है ना? हाँ u2 0 है क्योंकि सेकंड बॉडी रेस्ट पे है। सॉल्व हुआ? So 1. So 28%. शायद। आलिया आपसे सॉल्व हुआ? सर मेरे पॉइंट्स में आ रहा है। हाँ पॉइंट में कितना आया? 28% नहीं आया? Yes, sir. 28 point something आ रहा है. 28 point.
नहीं नहीं, आपने 100 से मल्टीप्लाई फिर नहीं किया होगा। सर बस एक मिनट। तो सर मैं 71.5 आ रहा है। देखिए, परसेंटेज रिटेन एनर्जी, तो फ्रैक्शनल रिटेन एनर्जी का मैंने पीछे फॉर्मूला बताया था, 4 टाइम्स ऑफ m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 उसका होल स्क्वायर। आपने ये फॉर्मूला यूज किया। यस सर। m1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? तो 1 m2 की वैल्यू 12, ये हो जाएगा 1 प्लस 12 उसका होल स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाय 100, ऐसा ही होगा। तो ये हो जाएगा 12 4 जा 48 डिवाइड बाय 1 प्लस 12 13 स्क्वायर 169 इंटू 100, आया समझ? यस। इसको आप अज्यूम कर लीजिए 170 अप्रॉक्स, ये 0 0 कैंसिल आउट, ठीक है। 17 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 17 2 जा 34, फिर यहाँ पे बच जाएगा 140, 17 7 जा 119 एंड 17 8 जा 136.40, 17 2 जा 34 and something 28.2, ऐसा कुछ आ रहा है। तो अप्रॉक्स जो आपका आंसर हो जाएगा 28%, आया समझ? यस सर। ये समझ आया आपको? यस सर। ओके, तो ये इतने सारी चीजें इस पर्टिकुलर इलास्टिक कोलिजन से रिलेटेड थी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट डिफाइन करते हैं कि इन जनरल किसी भी जनरलाइज्ड कोलिजन, इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, वो सारे कोलिजन हो तब उसको सॉल्व कैसे कैसे करते हैं, ठीक है। तो उसको सॉल्व करने के लिए पहले एक टर्म डिफाइन करना होता है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बेस पे वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक। तो फॉर एनी कोलिजन, वहां पे हमने एक टर्म यूज किया था, E is equals to relative velocity of separation, which means v2 minus v1 divide by relative velocity of approach u1 minus u2। एक फॉर्मूला यहाँ पे हमने डिराइव किया था। अब यहाँ से क्या कीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके किसी एक वैल्यू कैलकुलेट कीजिए v1 और v2। तो अगर मैं यहाँ से v2 की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो ये टर्म आ जाएगा v1 प्लस e टाइम्स ऑफ u1 माइनस u2, कुछ ऐसा आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। आलिया कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। यहाँ पे E है कोई भी एक कांस्टेंट टर्म जो कोलिजन को डिफाइन कर रहा है, कौन कौन से कोलिजन होने के बेस पे इस पर्टिकुलर E की वैल्यू चेंज करती है। एक फिक्स नंबर होता है डिफरेंट डिफरेंट कोलिजन के लिए इंटरैक्टिंग सरफेस के बेस पे। तो मैंने यहाँ से V2 की वैल्यू निकाली। इस पर्टिकुलर V2 को कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। तो v2 की जगह पे आप ये रिलेशन पुट कीजिए एंड उसको सॉल्व कीजिए एंड वहां से v1 कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए, देखिए आपका आंसर कितना आता है। क्वेश्चन समझ आया? ये मेरे पास यस। इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मैं बोल सकता हूँ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बेस्ड। यहाँ पे v2 की जगह पे ये पूरे टर्म पुट कर दीजिए एंड उसको सॉल्व कर दीजिए, v1 कैलकुलेट कर लीजिए उस पर्टिकुलर रिलेशन से, देखिए आपका आंसर कितना आता है।
ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। V1 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 आलिया सॉल्व हुआ आपसे? बस एक मिनट सॉल्व कर रहे हैं। अदिति सॉल्व हुआ? नो सर, ये वाला नहीं होगा। आलिया नो सर। देखिए मैं एक बार बताता हूँ, आप मैच करिए। तो ये हो जाएगा M1U1 M2U2 इज इक्वल्स टू M1V1 प्लस M2 V2 की जगह पे ये पूरा टर्म पुट कर दीजिए। ये हो जाएगा V1 प्लस E टाइम्स ऑफ U1 माइनस E टाइम्स ऑफ U2। मैंने एक्सपैंड कर दिया। फिर इस टर्म को M1V1 प्लस M2V1 प्लस E टाइम्स ऑफ M2U1 माइनस E टाइम्स ऑफ M2U2 लिख सकते हैं। यस सर। अब देखिए सेम मास को एक तरफ ले जाइए, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये M1U1 के साथ है, सेम वेलोसिटी एक तरफ, एंड यहाँ पे भी मेरे पास M1 M2U1 के साथ है विद E। उसी तरह अगर मैं यहाँ पे देखूं, ये मेरे पास U2 है, यहाँ पे मेरे पास U2 एक साथ, एंड फिर उसके बाद जो बच गया, ठीक, थर्ड पार्ट, ये दोनों एक साथ हो सकते हैं। यस। अब उसके बेस पे रीअरेंज करिए। तो देखिए इसको मैं इधर रहने दूं, बाकी सारे टर्म्स को मैं लेफ्ट साइड भेज दूं। तो ये आ जाएगा M1 माइनस E टाइम्स ऑफ M2 मल्टीप्लाइड बाय U1, ऐसा कुछ हो जाएगा। यस सर। सेकेंड पार्ट में आ जाएगा ये मेरे पास M2 और U2 दोनों में से कॉमन कर लीजिए। यहाँ पे मेरे पास प्लस, तो +1, और यहाँ पे माइनस था, उससे जाके +1, कुछ ऐसा हो जाएगा। राइट साइड में आपके पास बच जाएगा M1 प्लस M2 टाइम्स V1। आलिया समझ आया यहाँ तक? यस सर। अब ये पूरा टर्म यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में, उससे जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में विद ईच टर्म। आपके पास आंसर आ जाएगा V1 इज इक्वल्स टू M1 माइनस E टाइम्स ऑफ M2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 टाइम्स U1 प्लस 1 प्लस E टाइम्स M2 U2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। तो जैसे हमने पीछे रिलेशन यूज किया था फॉर इलास्टिक कोलिजन, तो वहां पे यहाँ पे कुछ भी नहीं था, 1 था, और यहाँ पे कुछ भी नहीं था, 2 था, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन के लिए कोएफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कितना होता है अदिति?
ई की वैल्यू फॉर इलास्टिक कोलिजन कितना होता है? 1 के इक्वल। सर 1। हाँ, तो यहाँ पे पुट कर दीजिएगा तो एग्जैक्टली पिछला वाला फॉर्मूला आ जाएगा जो हम इलास्टिक कोलिजन के लिए यूज कर रहे थे। तो अब इन जनरल इस फॉर्मूले को याद रखिए जो हर कोलिजन के लिए क्या होता है, वैलिड होता है। आई बात समझ? अब उस यस। पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ ई पे डिपेंड करेगा कि हमें कौन सा कोलिजन यूज करना है, इलास्टिक यूज करना है, इन इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, कौन सा यूज करना है, उसके बेस पे टर्म यूज करना है। अब इस पर्टिकुलर टर्म से मुझे V2 अगर कैलकुलेट करना है तो बस 1 को 2 कर दीजिए, 2 को 1 कर दीजिए, आपको V2 की वैल्यू आ जाएगी। आया समझ? यस। आ गया? ओके, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर V2 की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए कितना आता है। हाँ पूछिए। आपने कहा था कि अगर हम लोग अभी आपने कुछ कहा था कि V1 की जगह V2 रख दीजिए तो वाली लाइन। जैसे मुझे इसको रीअरेंज करना है, मुझे V2 कैलकुलेट करना है, तो 1 को 2 कर दीजिए एंड 2 को 1 कर दीजिए, सारी चीजें कन्वर्ट हो जाएंगी 2 के लिए, V2 के लिए। ओके सर। लिख लिया यहाँ तक आपने? अदिति लिख तो लिया आपने? 1 को 2 से लाइक इसका जहां मीनिंग। जहां 1 हो वहां वहां 2 कर दीजिए, जहां जहां 2 हो वहां वहां 1 कर 1 दीजिए। प्लस ई को भी 2 प्लस ई कर देना है कि क्या? 1 प्लस ई को भी 2 प्लस ई करना है कि तो उतना ही यहाँ रहना पे है। कहीं पे 1, यहाँ पे कहीं 1 है, 1 उसके सबस्क्रिप्ट में जो है वो, ओके ये तो सर। हमेशा फिक्स ही रहेगा। ओके। जो जो सबस्क्रिप्ट पार्ट है हम सिर्फ उसके बारे में बात कर रहे थे। सर ऐसा होगा M2 माइनस E M1 अपॉन M2 हाँ, प्लस M1 टाइम्स U2 U1 U2 प्लस 1 प्लस E टाइम्स M1 U1 अपॉन M2 प्लस M1। यस। ओके, सही है। अदिति आप सॉल्व हुआ? यस सर। ओके, अब अगर आपको ये दो फॉर्मूले याद है तो कोई भी कोलिजन पे बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछता फाइंड वेलोसिटी, एग्जैक्टली आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कीजिए, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ ई हर क्वेश्चन आपको अपने आप सॉल्व हो जाएगा। अब मैं इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चन बताता हूँ। एक क्वेश्चन पूछा था जेई में, जेई के कुछ क्वेश्चन नीट में रिपीट होते हैं जो ज्यादा मैथमेटिकल नहीं होते हैं वो, ठीक है। उन्होंने क्वेश्चन पूछा a body of mass m moving at velocity u hits a stationary identical body inelastically having coefficient of restitution having coefficient of restitution
E. Find ratio of final velocity of two bodies. क्वेश्चन समझ आया? Yes, sir. मतलब इस पर्टिकुलर कोलिजन में इनइलास्टिकली है और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन E दे रखा है, तो उसके बेस पे आप V1 निकालिए, V2 निकालिए एंड दोनों को डिवाइड कर दीजिए, देखिए आंसर कितना आता है। Sir, in elastic collision में E की वैल्यू तो greater than 0 और smaller than 1 होती है। अगर वो तो वैल्यू कोई गिवन होती तब के बेस पे हम करते, अभी वैल्यू नहीं गिवन है तो हम E के टर्म में सॉल्व करेंगे। ओके। अगर उसने दे रखा होता है कि E की वैल्यू 0.4, 0.2, तब उसके बेस पे वैल्यू पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे नहीं दे रखा तो E के टर्म में ही निकालिए। सॉल्व हुआ? So 1 minute. Sir, M1 EM2 divided by M1 plus EM1. यहाँ पे क्या दे रखा है? मास M है और वो बॉडी आपस में कैसी है? Okay, sir. आलिया सॉल्व हुआ आपसे? मुझे नहीं आ रहा है आपकी आवाज नहीं आई। सर, मुझे समझ नहीं आया अच्छा, क्या नहीं समझ में आया? पूछिए। सर। मुझे सिर्फ क्या करना है, जैसे मैंने पीछे डिराइव किया था रिलेशन V1 एंड V2 के लिए, आप सिंपली उस इक्वेशन पुट कीजिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। मासेस आइडेंटिकल है और U2 की वैल्यू 0 है। आया समझ? ओके सर, यस। तो आप M1 और M2 दोनों की जगह पे आप M पुट कर दीजिए और U2 की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए। फिर वहां से आप V1 निकाल लीजिए एंड V2 निकाल लीजिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, सिर्फ रेशियो निकालने का।
सर 2me डिवाइडेड बाय 1 प्लस u1। फिर से बोलिए। 2me डिवाइडेड m बाय 1। सर m m एक बार बार बच जा रहा है। कैंसिल आउट हो जाएगा। आलिया आप बताइए। सर आप बता दीजिए। आपका इक्वेशन था कुछ इस तरह से, m1 minus e times of m2 plus 1 plus e times m2 u2 divide by m1 plus m2, ऐसा ही कुछ था। सर मासेस sir. अगर आइडेंटिकल है एंड सेकंड बॉडी एट रेस्ट पे है, तो सेकंड बॉडी रेस्ट पे तो ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। 0। मासेस आइडेंटिकल तो m m m कैंसिल आउट, तो यहाँ पे बच जाएगा 1 minus e अपॉन 2 टाइम्स ऑफ u, तो ये हो जाएगा 1 minus e अपॉन 2 टाइम्स u, ऐसा ही कुछ होगा। यस आलिया यहाँ तक समझ आया? सर 1 माइनस e कैसा है? यहाँ पे m और यहाँ पे भी m, m कॉमन हो गया, यहाँ पे m यहाँ पे 2m हो गया, तो m कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, अब सेकेंड इक्वेशन पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा m2 माइनस e टाइम्स ऑफ m1 डिवाइड बाय m2 प्लस m1 टाइम्स u2 प्लस 1 प्लस e टाइम्स m1 u1 डिवाइड बाय m2 प्लस m1, ऐसा ही इक्वेशन। यस सर। इस इक्वेशन में देखिए u2 0 है, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। आलिया यस सर। आपके पास सेकंड जो टर्म है मासेस आइडेंटिकल हैं, तो ये m और ये m प्लस m 2m, तो m एंड 2m कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा? 1 प्लस e डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ u बचेगा। यहाँ तक कोई डाउट? ये सही है? यस देखिए अब मुझे क्या निकालना है, v1 अपॉन v2, कहीं पे भी देखिए मास का कोई रिलेशन है इसमें? नो सर। आपका मास कहाँ से बच जा रहा था? सर उसी में m स्क्वायर ही आ गया था, बीच में प्लस से मल्टीप्लाई कर दी। अच्छा अच्छा, तो आप दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो आपका रिलेशन कितना आ जाएगा? 1 माइनस ई डिवाइड बाय 1 प्लस। आलिया समझ आया? यस सर। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होता, सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए एंड देन उसके बेस पे वैल्यूज बहुत पेशेंटली पुट कीजिए, अपने आप सारी चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी और बहुत छोटा सा रिजल्ट आपका आंसर आ जाएगा। अदिति समझ आया? यस सर। इसको लिख लीजिए। यस सर। आलिया लिख लिया आपने? यस सर। ओके, तो यहाँ तक हमारा वन डायमेंशनल कोलिजन खत्म हो गया। वन डायमेंशनल से जितनी सारी चीजें थी ये सारी चीजें डिफाइन कर दिया हमने। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं 2 डायमेंशन से रिलेटेड कराऊंगा कि 2 डायमेंशनल अगर बॉडी स्प्लिट करेगी या हिट करेगी एक दूसरे को, तो वहां पे हम कोलिजन कैसे यूज करते हैं। एंड देन उसके बाद मैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी कैसे सॉल्व करते हैं। हमने सर्कुलर मोशन एक पढ़ा था 4th चैप्टर में, वहां पे हमने ग्रेविटी का कोई इम्पैक्ट नहीं देखा उस पर्टिकुलर मोशन में। अब अगर ग्रेविटी उस पर्टिकुलर मोशन में इम्पैक्ट करती हो, तब उसकी वजह से मोशन कैसा होता है, वो सारी चीजें करना शुरू करेंगे। ठीक है? यस सर। ओके देन, इतना पढ़ लीजिएगा। ठीक है? थैंक यू।